क्या पाकिस्तान के सारे वजीर आजम गद्दार थे? क्या एक भी मुब्बे वतन नहीं था? किसी को भी मफर नहीं है? कैसे चल सकता है 24 करोड़ का मुल्क? इस तरह नहीं चल सकता, क्योंकि पाकिस्तान के बानियों ने इसकी बुनियाद जमहूरियत पे रखी थी। पाकिस्तान गुरीला वॉरफेयर के जरिए हासिल नहीं किया गया। 50 साल से ऊपर के सियासी सफर के बाद, जिसमें कम से कम 14 बार मैं जेल गया हूं। जब हुकूमत बदलती है मैंने जेल जाना होता है। सलमान साहब भी कभी कभी जाते हैं, इस बार फिर बड़ी लंबी जेल उन्होंने काटी मेरे साथ, पहले भी काटते रहे। और मुख्तलिफ अदवार देखने के बाद और अपने हाथ से लड़ाई लड़ने के बाद, और जो लड़ाई लड़ी अपने तालिब इल्मी के दौर में, उस लड़ाई के बाद, उनसे दोस्ती के बाद, मैं ये समझता हूँ कि लड़ाइयाँ, झगड़े और फसाद और ताकत का इस्तेमाल रियासत को आगे लेके नहीं जा सकता। बदकिस्मती से, मैं आज चंद मिनट लूँगा, बदकिस्मती से क्या मैं पाकिस्तान के फ़ौरन बाद हमारे बाबाए कौम हमसे बिछड़ गए। हिंदुस्तान के बाबाए कौम 19 साल जिंदा रहे। वहाँ जमहूरियत आ गई, वहाँ जागीरदारों, सरमायादारों और फौजी जर्नैलों का गठजोड़ नहीं बना। यहाँ वो गठजोड़ बना और फिर कभी नहीं टूटा। जो सियासी जमातें अवाम ने बनाई उन्हें पजीराई नहीं मिली। जो सियासी जमातें एस्टेब्लिशमेंट ने बनाई उनको ताकत दी, कभी ताकत दी, कभी उनको बनाया, कभी गिराया, और यह खेल चलता रहा। इस मुल्क में मादर मिल्लत से लेके आगे तक पाकिस्तान बनाने वालों को और उनकी औलादों को मुल्क दुश्मन, गद्दार और कौमी सलामती के दुश्मन करार दिया गया। और जिन लोगों ने यहाँ जमहूरियत की आबरू को लूटा, आइन को लूटा, आइन को पामाल किया, दरिया बेचे पाकिस्तान के, पाकिस्तान की सिक्योरिटी पे कॉम्प्रोमाइज किए, उन्हें यहाँ पे सल्यूट मारे गए और उन्हें कौम का हीरो बनाने की नाकाम कोशिश की गई। वो कोशिश कभी कामयाब नहीं हुई। और जब कोई डिक्टेटर गया, पीछे उसका कोई नाम लेवा नहीं बचा। मैं सोचता हूं कि क्या पाकिस्तान के सारे वजीर आजम गद्दार थे? क्या एक भी मुब्बे वतन नहीं था? किसी को भी मफर नहीं है? कैसे चल सकता है 24 करोड़ का मुल्क? इस तरह नहीं चल सकता, क्योंकि पाकिस्तान के बानियों ने इसकी बुनियाद जमहूरियत पे रखी थी। पाकिस्तान गुरीला वॉरफेयर के जरिए हासिल नहीं किया गया, पाकिस्तान वोट की ताकत से हासिल किया गया। यही वजह है कि जमहूरियत हमारे खमीर में मौजूद है। हमसे जमहूरियत छीनी जाती है, हम फिर जमहूरियत पे वापस आ जाते हैं। हमारे जमहूरी लीडरों ने भी बड़े बड़े कारनामे सर अंजाम दिए हैं, ऐसे कारनामे के सर पीटने को दिल करता है। लेकिन ये कौम इसके बावजूद जमहूरियत से मायूस नहीं हुई है। दीदा दानिस्ता इसे मायूस करने की कोशिश की गई है। कभी जागीरदारों को लीडर बनाया गया, कभी सनतकारों और सरमायादारों को लीडरी दी गई, कभी सेलिब्रिटीज को लीडरी दी गई। पॉलिटिकल स्ट्रगल के जरिए आने वालों को दबाया गया। किसी भी जमात के लोग थे वो। आज नतीजा आपके सामने। मेरे अजीजों, मुझे आज ये कहना है, मैं अव्वल आखिर मुस्लिम लीगी हूँ और मुझे मुस्लिम लीगी के लिए किसी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। मैं बहुत सौ से बड़ा और पुराना मुस्लिम लीगी हूँ। मैंने तो मुस्लिम स्टूडेंट्स फेडरेशन का फॉर्म नवंबर 1981 में भरा था। 81 नवंबर में फॉर्म भरा था और आज तक अपनी जमात में ही हूँ। अपनी रविश और अपना मौक़िफ़ नहीं बदला, लेकिन असूलों पे भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। भला मुझे आखिरी जेल में, ये जो पिछली जेल थी, पता नहीं आखिरी या ये आगे क्या है, इस जेल में भेजने वालों का इन्होंने बड़ी नेकी की। बड़े अरसे से मुझे सोचने का मौका नहीं मिला था, टाइम ही नहीं था, इतनी फास्ट लाइफ गुजरी। जेल में बड़ा टाइम था। मैंने बहुत सोचा और मैंने ये सोचा
कि रेलवे को ठीक करना ये अब मेरा काम नहीं है, क्योंकि मैं रेलवे को ठीक करके गया, मेरे बाद आने वालों ने मेरी 5 साल की मेहनत 5 महीने में तबाह कर दी। मैंने जेल में फैसला किया था कि मैं हूँ तो राइटिस्ट, लेकिन आइंदा पॉलिटिक्स लेफ्ट पे आके करूँगा। मैं एक मजहबी आदमी हूँ, लेकिन प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स करूँगा। जो बातें अब मैं बाहर करता हूँ, ये बातें मैं जमात की मीटिंग्स में हमेशा करता हूँ। मेरे बहुत सारे दोस्तों को ये पता है, गवाह इस बात की। दहाइयों से ये बातें हम जमात के अंदर करते हैं, पर अब मैं मजबूर हो गया हूँ कि बातें जमात के बाहर भी करूँ। मज़े की बात यह है, अभी मैं पूरी बात नहीं बताऊँगा आपको। ये जो इलेक्शन था, जो मैं लड़ना नहीं चाह रहा था, क्योंकि मैं तो जेल में सोच के आया था कि जब बाहर जाएंगे कभी तो नफ़रत और इंतकाम को दफन कर देंगे। और मैं जिस दिन कैंप जेल से निकला था, उसी दिन मैंने बाहर निकलते ये कहा था कि जिन्होंने मुझे कैद किया उनसे नफ़रत का रिश्ता नहीं है और इंतकाम नहीं लूँगा। ये मैं इसलिए कह रहा था कि बाकी लोग भी इस बात को सुने, क्योंकि नफ़रत और इंतकाम की बुनियाद पर रियासतें आगे नहीं बढ़ती, चलती नहीं है, बिखर जाती हैं। तो जब मैं इलेक्शन लड़ने जा रहा था, मेरे हल्के के पर्स से उड़ा दिए गए। कुछ मेहरबानी जनरल फैज़ हमीद ने की थी, जो कसर उन्होंने छोड़ी थी वो बाद में पूरी हो गई। मेरी नेचुरल जो कौमी असेंबली की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उसके 4 टुकड़े किए गए। मेरे मुकाबले में मजहबी जमातों के उम्मीदवारों को लाके खड़ा किया गया। मैं सब देख रहा था, लेकिन मैंने इसे माइंड नहीं किया, क्योंकि इत्तफाकन जो साहब या जो 2-3 लोग चाहते थे कि मैं असेंबली में ना जाऊं, उनका और मेरा एजेंडा तकरीबन एक था। वो भी चाहते थे कि मैं कौमी असेंबली में ना जाऊं, और मेरी भी दिलचस्पी पहले वाली नहीं थी। मैं असेंबलियों का हाल देख चुका था। 3 बार सूबाई असेंबली और 4 बार कौमी असेंबली में जाने के बाद मुझे समझ आ गई थी कि असेंबलियाँ तो रिमोट कंट्रोल से चलाई जाती हैं। जब आप असेंबली को रिमोट कंट्रोल से चलाएंगे, वो असेंबली क्या रिजल्ट देगी? वो निशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन रह जाएगी। मैं ये कहना चाहता हूँ, पाकिस्तान के लोगों का वोट की ताकत पर एतमाद बार बार मजरूह हो रहा है। इसे मजरूह होने से बचाया जाए। हम पहले पीटीआई को समझाते थे, उन्हें समझ नहीं आता, वो में रगड़ा लगाने पे तुले हुए थे। आप तकारीर उठा लें, हर तकरीर में मैं उनको कहता था, ये कंबल, तुम कंबल को छोड़ोगे, कंबल नहीं छोड़ेगा तुम्हें। उन्हें समझ ही नहीं आती थी, वो मानने सुनने के लिए तैयार ही नहीं थे। उन्होंने कहा नहीं, अपने मुखालफिन को रगड़ा दो, इनके सर कलम करो, इनको सजाएं दो, इन पर हेरोइन डाल दो, इनको करप्शन के झूठे मुकदमात में रखे दो, नवाज शरीफ को न मिलने दो उनकी अहलिया से, उनकी बेटी को उनकी मौजूदगी में गिरफ्तार करके मेंटल टॉर्चर करो, शहबाज शरीफ को रगड़ा दो। हमारी सारी पार्टी, हम उन्हें कहते थे ये रगड़ा एक दिन ख़त्म होगा, फिर आपकी बारी आएगी। बदकिस्मती से उनकी बारी आ गई। मुझ जैसे लोग उस बारी पे कोई खुश नहीं है। जबकि सज़ा होती है, राइटली रॉन्गली, मुझे कोई खुशी नहीं होती। हमने कभी बगलें नहीं बजाई, मगर मैं उन लोगों पे हैरान होता हूँ जो पिछले दौर में हमारी सज़ाओं और हमारी गिरफ्तारियों के ऐलान करते थे, बगले बजाते थे। आज वो जिनके साथ थे उनकी गिरफ्तारियों और सज़ाओं पे बगले बजाते हैं। उनसे ज़्यादा बेहया कोई सुरूए ज़मीन पर पैदा ही नहीं हुआ।